दोस्तों आज हम एक न्यू एज इंडस्ट्री की कंपनी के रिजल्ट पे बातचीत करेंगे। और ये हमने देखा गया है कि बहुत से लोग न्यू एज इंडस्ट्री में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। आज से कुछ साल पहले लोग हमसे कहते थे पीयूष भाई कोई फिनटेक कंपनीज बताओ उधर पैसा डालना है। न्यू एज इंडस्ट्रीज कहीं आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके हर एक इंडस्ट्री में चला जाना है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पर कंपनी की भी ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। आंख बंद करके न्यू एज में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आपने देखा फिनटेक में पॉलिसी बाजार, पेटीएम के आईपीओ आए, कितना कमाई किया। नायका आया, कितना कमाई हुआ। ऐसे कई न्यू एज इंडस्ट्री की कंपनी आएगी, ध्यान में रखो, ट्रैक करो, रिसर्च करो। आपको लगता है कि यस इंडस्ट्री ग्रो करे, ऐसी है। इससे उल्टा ऐसी न्यू एज कई इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ बढ़िया मिला भी है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हो गई, जहां पे एप्पल जैसी कंपनी आई। रिसेंटली हमने मैपिंग रिलेटेड कंपनी देखी, मैप माई इंडिया। राइट, तो न्यू एज इंडस्ट्री काम की है, पर कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको कंसिस्टेंट अर्निंग दे पाए। राइट, तो चलो आज कौन सी कंपनी पे बात करने वाले हैं हम लोग दोस्तों। हम लोग एलटीटीएस पे बातचीत करेंगे। ये कंपनी के रिव्यू हम लोग आईपीओ के समय से कंसिस्टेंटली देते गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी ने क्या अपडेट दिया है, कंपनी क्या कहती है, आने वाले समय में ग्रोथ कैसा रहेगा। फिर हम करंट अपडेट देखेंगे, अब तक के जो कंपनी के नतीजे आए, इस बार के नतीजे कंपनी को किधर ले जाएंगे, और हम हमारी उम्मीद उसमें ऐड करेंगे। राइट, रेडी हो आप लोग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट मिस ना हो जाए। राइट, तो यह दोस्तों एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजिकल सर्विस, जो कि एलएनटी का एक पार्ट है, जिनका टैगलाइन है इंजीनियरिंग द चेंज। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो होंगे अक्टूबर में आए गए रिजल्ट, जो क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम देखेंगे क्या नतीजे आए। सबसे पहले हम कंपनी की कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। एलटीटीएस एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया भर की फॉर्च्यून 500 की बड़ी बड़ी कंपनियों को दोस्तों सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों एलटीटीएस का 45% बिजनेस दोस्तों कंसल्टिंग, डोमेन एंड डिजाइन, 55% स्किल बेस्ड। जो अलग अलग वर्टिकल से इनको टर्नओवर आता है, दैट इज टेलीकॉम एंड हाईटेक, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। दोस्तों मल्टी डोमेन की वजह से दोस्तों ये लोग अपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को भी कोलैबोरेट कर पाते हैं। दोस्तों इन सारी कंपनीज में इनका काम रहता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, प्रोडक्ट लॉन्च सपोर्ट, प्रोडक्ट मेंटेनेंस। ये पूरी जो साइकिल से इन लोगों का काम रहता है। दोस्तों ये जो सेगमेंट में बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है दोस्तों। यू कैन सी दोस्तों, अभी ग्लोबल ईआर&डी स्पेंड, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो स्पेंडिंग हो रहा है दोस्तों, वो 2020 में 1.5 ट्रिलियन का था। हम मान सकते हैं भारत की जो टोटल इकोनॉमी है उसका आधा। तो वर्ल्ड पूरा 1.5 ट्रिलियन स्पेंड करती है। 2026 आते आते ये करीबन दुगना होके 2.7 ट्रिलियन का स्पेंडिंग होगा। तो दोस्तों आने वाले समय का डेफिनेटली एक बिजनेस है, क्योंकि इसके कारण उनका बिजनेस ईज पे और ऑप्टिमियम रिजल्ट देने लगता है। दोस्तों जो एड्रेस्ड मार्केट है वो अभी 86 बिलियन का है, जो आने वाले 6 सालों में 128 बिलियन का हो जाएगा। इसी में अगर हम इंडिया के ईआर&डी मार्केट की बात करें तो भारतीय बाजार अभी 35 बिलियन डॉलर के हैं, जो 6 सालों में डबल होके 71 बिलियन डॉलर का एक बिजनेस होगा। हालांकि आपकी एलटीटीएस भारत ही नहीं दुनिया भर के मार्केट को दोस्तों एड्रेस करती है। दोस्तों इन डेटा से ये सीधा पता चलता है कि ग्रोथ की पूरी संभावना है दोस्तों इनकी इंडस्ट्री में। दोस्तों डिजिटल ड्राइविंग ईआर&डी स्पेंड को दो पार्ट में देखा जाता है, लेगेसी ईआर&डी स्पेंड और डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंड। यहां पे आने वाले 6 सालों में 2% से ग्रो करेगा, लेकिन डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंड दोस्तों 19% कगार से बढ़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कंपनी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है और वो मार्केट को पूरा कैप्चर कर पाती है दोस्तों, 19% ग्रोथ से तो मार्केट बढ़ेगा, कंपनी अच्छी होगी दोस्तों, इससे भी अच्छा ग्रोथ दोस्तों कर पाएगी। इसी क्षेत्र में अगर हम एलटीटीएस देखें तो 60% रेवेन्यू दोस्तों इनको डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंड से आ रहा है। दोस्तों टोटल पूरी दुनिया मिलके जो
ER&D पे स्पेंड करेगी, 59% डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंड से आएगा। तो जी हाँ, ये क्षेत्र पे फोकस करने वाली कंपनी को ग्रोथ मिलना है। 3x दोस्तों इंक्रीज होने वाली है डिजिटल इंजीनियरिंग की स्पेंड। दोस्तों तो इसी के आधार पे आपकी LTTS के 6 स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरिया से जिधर से ग्रोथ मिलना है। नंबर 1 इस EACV आपकी ईवी गाड़ियों के लिए दोस्तों 2025 तक वर्ल्ड की 25% कार्स ईवी होने की संभावना है, तो ये बिजनेस को ग्रोथ मिल सकता है। अच्छा, सेकंड मेड टेक, $200 बिलियन का ये बिजनेस होगा 2025। नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन 5G $155 बिलियन का बिजनेस हो सकता है 2025। दोस्तों चौथी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरिया इनका है AI एंड डिजिटल प्रोडक्ट, जो 2025 तक $100 बिलियन का दोस्तों बिजनेस हो सकता है। ये मैं LTTS की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहा हूं। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग $475 बिलियन till 2025 and sustainability $400 बिलियन by 2025। दोस्तों इसीलिए जब यहां पे ग्रोथ की उम्मीद है और LTTS इसमें ऑलरेडी एक लीडिंग कंपनी है दोस्तों, इनका पूरा ध्यान इन 6 स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरियाज पे है। दोस्तों यहां पे इन्होंने ऑलरेडी इनोवेटिव वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन देके काम किया। अब EVOLTTS जैसे इन हाउस डेवलप्ड एंड टू एंड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेटफॉर्म एनेबलिंग फास्टर GTM। चेस्ट RAI का जो ट्रेडमार्क है, ये AI बेस्ड है दोस्तों, AI बेस्ड चेस्ट एक्सरे एनालिसिस सिस्टम टू असिस्ट द रेडियोलॉजिस्ट इन इंप्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोसिस। थर्ड 5G एंटरप्राइज, best in class lab for automation of 5G SA and NSA system and testing test cases. Energy management resulting to energy intensity reduction by 10 to 15% across multiple sites. Optical subsystem, new age flow cytometer with higher precision levels for single cell population character and unmanned aerial vehicle, enhanced flight control computer and structure design। राइट, तो ER&D में ये लोग ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हैं। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इनका प्रेजेंस होने के कारण दोस्तों ये अलग अलग आइडियाज को दोस्तों कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। जैसे 5G TCU टेस्टिंग फ्रॉम देयर हाईटेक सेगमेंट फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन कस्टमर, एक जगह से एक जगह की एक्सपर्टाइज दूसरी जगह काम लगी दोस्तों। क्रॉस पोल इनोवेशन, जिनको इन्होंने नाम दिया है बैटरी ऑपरेटेड ऑटोनोमस बिल्डिंग रोबोट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर अ प्लांट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर। एनोटेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन बीइंग यूज्ड फॉर इमेजिंग मेडिकल रेडियोलॉजी। तो इसी के कारण दोस्तों हम देख सकते हैं दोस्तों इनकी जो रिलेशनशिप है, इनके जो क्लाइंट बेस है, ये टॉप R&D स्पेंडर के साथ है। जैसे 57 ऑफ टॉप 100 R&D स्पेंडर जो ग्लोबली है वो इनके पास है। ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों टॉप 10 में से 8 इनके साथ काम करते हैं। हाईटेक में टॉप 10 स्पेंडर में से 8 इनके साथ है। प्लांट इंजीनियरिंग में टॉप 10 में से 7, मेडिकल में टॉप 5 में से 3, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दोस्तों टॉप 10 में से 7। तो इससे हमको क्लियर आइडिया आती है कि LTTS बड़े खिलाड़ियों के साथ दोस्तों काम कर रहा है, जिसके कारण दोस्तों LTTS हम कह सकते हैं इट इज नंबर 1 प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इनके पास लीडिंग एज है इमर्जिंग टेक एरियाज की, जैसे डिजिटल इंजीनियरिंग, ADAS ऑटोनोमस ड्राइविंग, डिजिटल थ्रेड, IoT, AI इंजीनियरिंग, और इससे इनको दोस्तों लीडिंग एज अलग अलग वर्टिकल में दोस्तों मिलती है। जैसे एरोस्पेस में दे हैव प्रेजेंस अमंग टॉप 5 ER&D प्लेयर्स, ऑटो में दे आर अमंग टॉप 4 इन कॉम्पिटेंसी, मेडिकल में अमंग टॉप 2 इन कॉम्पिटेंसी, टेलीकॉम में अमंग टॉप 4, इंडस्ट्रियल में they have maintained top 2 positions, right? So considering this all thing, yes we can say दोस्तों LTTS के जो आने वाले समय के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों LTTS ने अपनी ही अलग अलग इंडस्ट्री का डेटा भी दिया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों Q2 में रेवेन्यू $340 मिलियन का इनके पास आया। ट्रांसपोर्टेशन में ये करते क्या है, को क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबिलिटी।
जैसे बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंफर्ट सिस्टम, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन सर्विस, एरोस्पेस आफ्टर मार्केट सर्विस, पावर ट्रेन एंड ऑल्टरनेट propulsion systems, body engineering and safety restraints, infotainment and driver informative system, EACV, EDA, ADAS एंड सेफ्टी सिस्टम। दोस्तों इन चीजों के कारण ही दोस्तों आज ट्रांसपोर्टेशन इनको एक बढ़िया टर्नओवर देता है। सेकंड इट कम्स टेलीकॉम एंड हाईटेक, जहां पे इन्होंने Q2 में USD 290 मिलियन का दोस्तों टर्नओवर किया। जहां पे ये लोग क्या करते हैं, दे आर स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी विथ एडवांस सिलिकॉन, नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी, इनोवेटिव एंटरटेनमेंट, कटिंग एज वेरेबल्स, राइट। दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में करते क्या है, इन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजीज। रेवेन्यू इनका हुआ USD 195 मिलियन डॉलर। दोस्तों इमेजिनियरिंग, engineering, ancillary service. You can see they have given building automation, electrical drivers and power. Ancillary service में machinery. So wide area में दोस्तों they are able to grow. Same way plant engineering में they are extending industry 4.0. Consumer packaged goods, specialty chemicals में, energy and utilities में दोस्तों टोटल रेवेन्यू USD 160 मिलियन का इन्होंने Q2 में किया है। दोस्तों मेडिकल डिवाइस इनको USD 115 मिलियन डॉलर का टर्नओवर दिया Q2 में, जहां पे पेशेंट मोबिलिटी, सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक एंड लाइफ साइंस, मस्कुलोस्केलेटल, राइट। तो हम कह सकते हैं दोस्तों दे आर हैविंग दैट डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इन डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री। टोटल क्लाइंट बेस भी अगर हम देखें दोस्तों तो टॉप 10 कस्टमर्स 26% टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों ये देखा जाता है आईटी कंपनीज में कि अगर आप लिमिटेड कस्टमर पे डिपेंड हो तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट टूटने से बड़ी इंपैक्ट आ सकती है टर्नओवर पे। तो जनरली आईटी की कंपनीज क्या ध्यान रखती है, हमारा वाइड बेस ऑफ क्लाइंट बेस हो। हियर वी कैन सी दोस्तों 30 मिलियन USD देने वाले क्लाइंट की संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। वैसे ही अलग अलग स्टेजेस के कस्टमर बेस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों टॉप 30 कस्टमर इनके 50% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो पूरी डिपेंडेंसी कुछ ही क्लाइंट पे दोस्तों इनकी नहीं है। तो दोस्तों ये डेटा हमने वो देखे जो LTTS ने हमको बताया, राइट। LTTS का ये कहना है जिसकी बातें अभी हमने की कि भी इंडस्ट्री कैसी ग्रोथ कर सकती है, पर अब समय आया है दोस्तों रियल डेटा चेक करने का कि भी सब कुछ अच्छा पर तुम क्या कर रहे हो, क्या आप ग्रो कर पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखने पड़ेंगे दोस्तों। कंसिडरिंग देयर पास्ट, दोस्तों कंपनी 2015 में 2600 करोड़ का टर्नओवर करती थी और ये टर्नओवर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 2019 में 5000 करोड़ के टर्नओवर को पार हो गया। दोस्तों जब कंपनी का IPO आया, कंसिडरिंग न्यू एज इंडस्ट्री अलोंग विथ डेब्ट फ्री स्टेटस, अलोंग विथ गुड ग्रोथ, अलोंग विथ अ वेरी गुड ग्रुप backing them, then like L&T we have recommended this company as a wealth creator along with consistent dividend, right? So what happened दोस्तों, हम देख सकते हैं पोस्ट IPO भी कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ किया। दोस्तों आज सिर्फ 8 साल में हमने कंपनी को 3 गुना ग्रोथ करके देखा है। दोस्तों इसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ी है कि नहीं पड़ी। 2015 में जब कंपनी 2600 करोड़ का टर्नओवर करती थी, इनका प्रॉफिट 300 करोड़ का था। दोस्तों जब कंपनी पहली बार 5000 करोड़ के टर्नओवर को पार किया 5300 करोड़, देयर प्रॉफिट केम टू 768 करोड़। दोस्तों पिछले साल हम देखें तो 8000 करोड़ का टर्नओवर। सो यस दे आर एबल टू ग्रो वेल। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों लास्ट ईयर इन्होंने एक बेंचमार्क पार किया, जहां दोस्तों एक और कंपनी भारत में ऐड हुई 1000 करोड़ के प्रॉफिट पार करने वाले। सो दे आर एब्सोल्युटली मूविंग गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंडस्ट्री अच्छी है तो ग्रोथ का भी ये लोग पूरा फायदा उठा पा रहे हैं। यू कैन चेक मार्जिन। दोस्तों वैसे पिछले 8 सालों में कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया है, पर मार्जिन भी कंपनी के कंसिस्टेंट है। 12 से 15% के बीच में इनके मार्जिन रहते हैं, राइट। सो कंपनी इज हैविंग वेरी गुड मार्जिन वी कैन से। इससे भाव पे कोई इफेक्ट पड़ी दोस्तों, ये जानने के लिए मैंने IPO से अब तक के प्राइस दिए हुए। जैसे IPO में जब कंपनी आई, हमने रिकमेंड की थी वेल्थ क्रिएटर, IPO के बाद कंपनी गिरी और पूरे साल तक दोस्तों कंपनी प्रेशर में रही। तो बहुत लोग कहते थे कि भाई पता नहीं क्या होगा यार, इस कंपनी में फंसेंगे तो नहीं। अरे दोस्तों जब आपकी कंपनी ग्रोथ करे आप फंस कैसे सकते हो। पर बहुत सा ऐसा टाइम होता है जब कंपनियां चैलेंजिंग मोड से गुजर रही होती है, इंडस्ट्री चैलेंजिंग मोड पे होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है, इंडस्ट्री पे चैलेंजेस है। सिमिलर वे में जब IPO आया,
आईटी सेक्टर चैलेंजिंग मोड से गुजर रहा था। वर्ल्ड में 2017 से मंदी की एंट्री हुई थी, तो इसकी इफेक्ट सारी आईटी कंपनी पे पड़ी थी। 2017 में कंपनी का प्राइस 900 से 700 की रेंज में रहा, और आप देख सकते हो 2018 में लोअर लो भी लगा, पर उसी साल हमने कंपनी को डबल यानी 600 से 1500 जाते हुए देखा, राइट। और 2018 के बाद 19 अगेन हायर हाई हायर लो, राइट। आपकी यही 700 वाली कंपनी 1800 आ चुकी थी। 2020 में दोस्तों कोविड आया और आपकी कंपनी ने एक नया लोअर लो लगाया। So 2019 was the correction period for LTTS. We saw lower low and lower high. But back in 2021 आपकी कंपनी 900 से 2900, यानी कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों, अगर बुरे समय में आप लेते हो डबल होने में टाइम नहीं लगता है। 2021 में यही कंपनी का भाव हमने 2800 से 1000 की रेंज में घुटते देखा। 2022 में दोस्तों धमाकेदार 5900। तो देखते ही देखते आपकी एक कंपनी जो 900 से 700 पे ट्रेड करती थी दोस्तों, 5 गुना पैसा इन्होंने 4-5 सालों में कमा के दी। पर ये किसको मिला? जो ये लोअर लो देख के डर गए होंगे 2018 में या 2020 में दोस्तों, वो लोग कमा नहीं पाएंगे। कंपनी देखो, इंडस्ट्री देखो, भाव देखते रहोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इफ योर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, योर कंपनी इज ग्रोइंग, योर कंपनी इज कंसिस्टेंट, डेफिनेटली दोस्तों पैसा मिलने वाला है, राइट। तो ये थी पूरी चाल। कंपनी गिरती भी है, कंपनी चलती भी है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा मिलता है, राइट। तो कंपनी, अगर हम इनके पास डेटा से कुछ एनालिसिस करें तो वी कैन से कि आपकी कंपनी अंदाजे से 40-50 के हाई पी पे जाती है और करीबन 25 से 20 के लो पी पे जाती है। तो ये लो पी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप सोचो कि मुझे 20 के 25 के पी पे अगर ये कंपनी खरीदने को मिले तो दैट्स अ गुड पी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों कैश करनी चाहिए, ऑलराइट। तो दिस वाज प्राइस मूवमेंट। दोस्तों मुझे भाव के अलावा क्या मिला? कंपनी का पर शेयर ईपीएस 42 का था। कंपनी ने 3 रुपया डिविडेंड दिया था, खाली 60%। तो एक लो डिविडेंड पे आउट आता था। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इमर्जिंग कंपनी। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, अर्निंग तो बढ़ी पर आपकी डिविडेंड ज्यादा बढ़ी। आपकी अर्निंग डबल से थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, पर डिविडेंड आपका 10 गुना बढ़ा। दिस हैपेंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग सेक्टर। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती वैसे वैसे कंपनी को सेफ्टी लगती है, कंपनी अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती। यही कंपनी जैसे आने वाले 10-15 साल में मैच्योरिटी लेवल पे जाएगी, ये 40% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 80% में भी कन्वर्ट। तो यस दोस्तों, कंपनी ने कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए है, राइट। तो ओवरऑल मैं पिछले 8 साल का डेटा देखूं दोस्तों, कंपनी ने 15% के कगार से धंधे को बढ़ाया है। यस, दैट्स ए गुड ग्रोथ। प्रॉफिट 18% से बढ़े हैं। प्रॉफिट पे बहुत ध्यान नहीं देने का। प्रॉफिट कभी 25% से बढ़ेंगे, कभी 25% से डाउन भी होंगे। ओवरऑल धंधे से थोड़े अच्छे रहने चाहिए। इक्विटी थोड़ी बहुत बड़ी है, ईपीएस 16% से बढ़ा है। मार्जिन इनके 13% के रहे हैं दोस्तों। भाव इनका 25 से 34 के कगार से दोस्तों पिछले 5 सालों में बढ़ा है। कंपनी का एवरेज हाई पी 31 रहता है, एवरेज लो पी 17 रहता है। तो मैं फेयर पी 21 मान के चल सकता हूं दोस्तों। अगर मैं 21 के पी पे लेता हूं तो वो एक फेयर वैल्यूएशन है। अब तक मुझे 144 रुपीस का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। कंपनी एवरेज 27% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अब तक कमाई का कर चुकी है। कंसिडरिंग दिस, मैं आने वाले समय में दोस्तों 15% की उम्मीद ऐसी कंपनी से रख सकता हूं ग्रोथ की। कंपनी डेट फ्री है, प्रॉफिट भी मुझे कंसिस्टेंट देगी। मैं मल्टी ईयर रैली उम्मीद कर सकता हूं और डिविडेंड यहां पे कंसिस्टेंट उम्मीद कर सकता हूं, राइट। लेकिन चलो ये तो लॉन्ग टर्म की बात है। अभी क्या हाल है? अभी लेना चाहिए कि क्या? दोस्तों ये डेटा देखने के लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों, आप लोग करंट ट्रेंड देखो, अभी क्या चल रहा है। दोस्तों पिछले साल हमने 22% का सेल्स ग्रोथ देखा था। तो 22% सेल्स ग्रोथ वॉज गुड ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ की वजह से ही हमने पिछले साल एलटीटीएस को लाइफ टाइम हाई लगा के देखा दोस्तों। प्रॉफिट भी 22% से बढ़े थे और मार्जिन जो हमने इनकी लाइफ टाइम एवरेज देखी उससे अच्छे थे। पर जैसे Q1 का इनपुट आया, हमने ग्रोथ को कम होते देखा। आप देख सकते हो दोस्तों 15% का ग्रोथ था Q1 में। सो सीधी बात है, ग्रोथ कम हो रहा था। प्रॉफिट इसीलिए 13% आ गए जो पिछले साल 22% थे। तो Q1 हम कह सकते एलटीटीएस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ये स्लो डाउन की एक ट्रिगर लेके आया, राइट। मार्जिन हमारे डिक्रीज।
अब H1 के नतीजे आए हैं दोस्तों। सो व्हाट इज H1? क्वार्टर वन के रिजल्ट में मैं जब क्वार्टर टू ऐड करता हूं, दोनों मिला के मुझे H1 मिलता है। H1 यानी 6 महीने बीत चुके हैं, अब पूरे साल के खाली दूसरे 6 महीने बाकी। तो मैं H1 के डेटा के आधार पे नेक्स्ट 6 मंथ प्रेडिक्ट कर सकता हूं कैसा रह सकता है LTTS। आई कैन प्रेडिक्ट फॉरवर्ड अर्निंग। दोस्तों H1 में सेल्स 9% ग्रोथ होके आई है। सीधी बात है दोस्तों, 22 का क्वार्टर वन में 15 हुआ, H1 में 9 हुआ। एकदम ध्यान देने जैसी बात है कि क्वार्टर टू बड़ा बुरा होगा। क्वार्टर टू दोस्तों 2-3% के आसपास होगा, तभी ये ग्रोथ हमारा आधा हो गया। सो क्वार्टर टू एक बुरा ट्रिगर लेके आया है, इसे ध्यान रखे। नियर टर्म समय चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है। डिमांड कम हो रही है दोस्तों, मार्जिन और कम हुए। दोस्तों ऑलरेडी क्वार्टर वन में मार्जिन कम थे, H1 में और कम हुए, मतलब डिमांड नीचे आती जा रही है जो प्रॉफिटेबिलिटी तोड़ रही है। H1 में हमारे प्रॉफिट खाली 9% से आए, तो इससे हमारी उम्मीदें नीचे होती है। पर हम क्या उम्मीद करें, ये जानने के लिए थोड़ा रिजल्ट का हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे H1 के रिजल्ट डाले। दोस्तों मैंने सेल्स ग्रोथ देखा, 9% का था, तो ये 9% तो रुपी वैल्यू में है। अगर हम रियल सीसी ग्रोथ देखें, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, क्वार्टर टू का खाली 1.5% का है। क्वार्टर टू का सीसी ग्रोथ 1.5% का, धंधा 4-5% से बड़ा होगा, तभी H1 खाली 9% से बड़ा है। तो H1 का सीसी ग्रोथ भी बहुत फेवरेबल नहीं है दोस्तों, राइट। इसका मतलब स्लो डाउन दिख रहा है, जो ग्लोबली दुनिया भर में जो मंदी की इफेक्ट है वो हमको इधर दिखाई दे रही है। आईटी में आपने TCS में देखा, आपने LTTS में भी देखा। दोस्तों खर्चे इन्होंने कंट्रोल्ड किए, जितने धंधे बढ़े उतने ही खर्चे बढ़े, राइट। पर दोस्तों मार्जिन थोड़े ही कम हुए। दोस्तों वैसे देखा जाए तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं घटा सकते, पर फिर भी स्लो डाउन की इफेक्ट से थोड़ा ही मार्जिन पे इफेक्ट आया है। दैट इज आई कैन से पॉजिटिव। देखो ज्यादा टूटने चाहिए थे मार्जिन, पर इतने नहीं टूटे, बचे हैं। इसीलिए जितने धंधे बढ़े दोस्तों उतने प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट गिर सकते थे, राइट। तो मार्जिन 10 BPS से कम हुआ। उसी प्रकार से इनकी डेप्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी 100 BPS से कम हुई दोस्तों, राइट। पर ये कंपेयर कर सकते हैं हम क्वार्टर वन के साथ। देखो क्वार्टर वन में सीसी ग्रोथ 10% था, धंधा 15% मिला था। इस बार सीसी ग्रोथ भी कम, धंधा भी कम, राइट। तो क्वार्टर वन के मुकाबले दोस्तों H1 अच्छे समाचार नहीं लाया है, राइट। किसने बिजनेस को डाउन किया, ये देखने के लिए दोस्तों मैंने कंपनी का सेगमेंटल रेवेन्यू देखा। दोस्तों जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, जो 33% टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों, वो 18% से बड़ा है। तो दोस्तों इनका सबसे बड़ा सेगमेंट अच्छा कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग वेल। हमने देखा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बढ़िया रिबाउंड दुनिया भर में आया है। टेलीकॉम और हाईटेक जो सेकंड नंबर का इनका दोस्तों बड़ा शेयर रखता है, 0% ग्रोथ, यहां ग्रोथ नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो तीसरे नंबर का सेगमेंट है, 17% कंट्रीब्यूटर दोस्तों, 12% से बड़ा है। प्लांट इंजीनियरिंग कम बड़ी है, खाली 5% से, और मेडिकल डिवाइसेस 11% से। तो इनको नीचे कौन खींच रहा है, टेलीकॉम एंड हाईटेक एंड प्लांट इंजीनियरिंग। दोस्तों कंट्री वाइज अगर हम देखें तो आधे से ज्यादा टर्नओवर दोस्तों इनको अमेरिका से आता है, US से। ये जो नॉर्थ अमेरिका से जो आपको जो टर्नओवर आ रहा है दोस्तों, 55% एज यू कैन सी, 1.8% का खाली सीसी ग्रोथ यहां पे आया दोस्तों, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यूरोप 15% का ग्रोथ किया दोस्तों, यूरोप में अच्छा ग्रोथ हम यहां पे देख रहे हैं। सो दैट्स गुड न्यूज। 16% शेयर है। इंडिया 22% शेयर, पर यहां पे ग्रोथ कम है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8% से बड़ा है दोस्तों। कहां से टर्नओवर नीचे हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन टर्नओवर बढ़ा रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज, राइट। यहां पे एक और गुड न्यूज है, जैसे US में रिकवरी रिसेंट GDP में हमने देखी है, तो इससे क्लियर इंडिकेटर मिलता है दोस्तों कि यस, आने वाले समय में हम इंप्रूवमेंट US में जरूर देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। डिमांड हमने देख ली दोस्तों की अफेक्टेड है। दोस्तों मेजर कॉस्ट वैसे इनके कंट्रोल्ड है। यहां पे हम मेजर कॉस्ट देखें दोस्तों, तो सबसे बड़ा 63% शेयर एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के पीछे होता है, वो नॉर्मल 9% बढ़ा। जितना धंधा बढ़ा उतना ही इनके एम्प्लॉय के कॉस्ट बढ़े हैं, तो इन्होंने ही इनको बचाया दोस्तों। इन डेटा के आधार पे असल में मुझे ये ग्रोथ नीचे रखना चाहिए। 15% ग्रोथ
ज्यादा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कुछ कारण थे Q2 में जिन्होंने हमको नीचे किया है। कुछ इनकी बड़ी कंपनीज में दोस्तों स्ट्राइक ने भी दोस्तों अफेक्ट किया था। इनका कहना है H2 हमारा बढ़िया रहेगा। हालांकि हर साल H2 इतना अच्छा नहीं रहता है, H1 रहता है, तो ये एक विरोधाभासी बात है। पर फिर भी अगर इनका कहना है कि H2 अच्छा रहेगा तो हम इनको एक चांस दे सकते हैं और हम ग्रोथ को वैसे के वैसा रखते हैं। तो मैंने डाउनग्रेड ग्रोथ को नहीं किया है। अगर मैं 15% ग्रोथ उम्मीद करता हूं, मार्जिन दोस्तों अच्छे नहीं है तो मैंने मार्जिन कंजर्वेटिव ही रखे हैं। प्रॉफिट दोस्तों खाली 5% से बढ़ेंगे। तो ग्रोथ अच्छा मानो तो भी प्रॉफिट अच्छे नहीं रहेंगे, खाली 5% से बढ़ेंगे। कंसिडरिंग दिस व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर, माय सेल्स वुड ग्रो बाय 15%, प्रॉफिट बाय 5%, मार्जिन 13%। मैं उम्मीद रखूंगा इस साल 9,000 करोड़ का टर्नओवर हो, 1200 करोड़ के प्रॉफिट हो, मेरी ईपीएस 116 होगी, फेयर वैल्यू 2500 के आसपास की दोस्तों होती है। करेक्शन थोड़ा दिखना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी देखो इस साल 25% से रैली किया एलटीटीएस ने, एग्जैक्ट 12 महीना तो 12 महीना देखो तो अगर आपने नीचे लिए हुए आप 5% प्रॉफिट बुक कर सकते, क्योंकि नियर टर्म थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है। थोड़े पैसे आ जाएंगे दोस्तों, नीचे गिरेगा आप ले पाओगे, राइट। हम लोग Q3 के भी नतीजे दोस्तों ट्रैक करेंगे और देखेंगे मैनेजमेंट कह रही है ग्रोथ करने की, कर रही है कि नहीं कर रही। ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो दोस्तों कंपनी को ग्रो करना है। मैं 15% से ग्रोथ उम्मीद करूंगा, जो हमारी कंपनी को दोस्तों 2031 तक 25,000 करोड़ के टर्नओवर पे ले जाएगा। दोस्तों उम्मीद रख सकते हैं 2035 तक आपकी एलटीटीएस 5,000 करोड़ के दोस्तों बेंचमार्क प्रॉफिट तक पहुंचे। दोस्तों 10,000 की फेयर वैल्यू दोस्तों यानी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है बुरे समय में भी। मैं कह सकता हूं कि आने वाले 13 सालों में हम एलटीटीएस की फेयर वैल्यूएशन को 11,000 अपग्रेड होता देखेंगे, राइट। तो यस, कोई भी गिरावट में ऐसी कंपनियों को एक्यूमुलेट करता रहना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मिले, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले दोस्तों, कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेंगे जो बढ़ते जाएंगे। यहां पे मैंने कुछ वैल्यूएशन का पैरामीटर भी दिया है। जैसे पिछले साल ईपीएस 110 रुपए का था, पी 31 का था। अभी ईपीएस बढ़ के 117 हुआ है, पर पी भी बढ़ा है क्योंकि भाव भी तो बढ़ा है, राइट। फॉरवर्ड ईपीएस इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है दोस्तों। फॉरवर्ड ईपीएस 116 का रहेगा, तो जिससे हमारे वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं, पैग रेशियो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों थोड़े करेक्शन की मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ताकि लोअर लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सको। तो अब ये लोअर लेवल और ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। मैं कुछ दोस्तों आपको और इंपॉर्टेंट डेटा बता देता हूं कंपनी के। दोस्तों करंटली एम्प्लॉय कंपनी के 23,880 है, जो पिछले साल 22,265 थे। लास्ट 12 मंथ में 1,600 से एम्प्लॉय बढ़े हैं, विच इज एम्प्लॉय को गिरते देखा है। जॉब कट्स देखिए, जहां पे ऐसा नहीं है तो हम यस दोस्तों हम प्रमोटर का भरोसा रख के उनकी बात पे विश्वास कर सकते हैं, H2 अच्छा रहेगा, राइट। साथ में कुछ बैलेंस शीट के डेटा देखे दोस्तों, तो कंपनी का जो रिजर्व है, टोटल इक्विटी है, वो भी 8% से बढ़ा है। डेब्ट बिल्कुल है नहीं। करंट एसेट 11% से कम हुई है, तो करंट लायबिलिटी 28% से कम हुई है, जो और इनके करंट रेशियो को सुधारेगी दोस्तों। एसेट 6% से डिक्रीज हुई है, तो लायबिलिटीज उसके सामने 23% से डिक्रीज हुई है, जो अगेन आपके रेशियो को, डेप्ट रेशियो को सुधारता है दोस्तों। उधारी कम हुई है, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 11% से बढ़े हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। टोटल कैश फ्लो अगर हम देखें दोस्तों तो 205 करोड़ का ये 6 महीने का है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। पिछले साल के 6 महीने से 29% ग्रोथ हमें इनके कैश फ्लो में दिखाई दे रहा है। पीपीई 12% से कम है, ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम हमें बता रहा है, राइट। रेशियोज अगर हम देखें, लिक्विडिटी रेशियो में अब अगर देखो दोस्तों, मार्जिन 13%, करंट रेशियो बढ़िया है एकदम, ट्रेड रिसीवेबल 108 डेज की, लॉन्ग टर्म रेशियो सॉल्वेंसी जिसे कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी एकदम फेवरेबल, कोई डेब्ट ही नहीं। डेब्ट रेशियो अगेन फेवरेबल 38%, यानी एसेट कंपनी की टोटल दुगनी से ज्यादा है। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी बढ़िया है दोस्तों कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दोस्तों तीनों तीन लाजवाब है। वैल्यूएशंस मैंने आपको पी बताया थोड़ा महंगा है, 37 मतलब थोड़ा महंगा पी हुआ। चिल्ड हमारी 2.7 है, जो बहुत सस्ती नहीं कह सकते दोस्तों, एवरेज है। बुक वैल्यू से अभी 9 गुना शेयर मिल रहा है और पैग रेशियो 4 है। तो क्या रिकमेंड करेंगे, गिरावट में ऐड करें। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का 1831 करोड़ का दोस्तों पॉजिटिव, राइट। फ्री कैश फ्लो 427 का हुआ। सारे खर्चे, सारे पीपी को निकाल के भी आप फ्री कैश फ्लो देखो तो 400 करोड़ का बनता है।
और फ्री कैश फ्लो टू प्रॉफिट 68% है। अट्रैक्शन रेशियो दोस्तों 16.7% डिक्रीज हुआ है। हालांकि दोस्तों सारी कंपनी का ये तो डिक्रीज हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मंदी चल रही है आईटी में, राइट। तो लोग अभी जॉब छोड़ के जो बार बार चले जाते थे, वो हाल अभी आईटी के में नहीं चल रहा है। दोस्तों चार्ट से मैं क्या उम्मीद करूं, मैं आपको डे 1 से एलटीटीएस अपडेट दे रहा हूं सिंस आईपीओ, राइट। दोस्तों जैसा मैंने बताया शुरुआत में रिटर्न अच्छे नहीं थे, पर अभी आप देख रहे हो 5 गुना हमको कंपनी ने 5 साल में करके दिया है। कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए, नेक्स्ट 10 इयर्स में मैं देखूंगा इन्वेस्टमेंट जितने डिविडेंड मेरे को आए। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू ग्रो। अभी मैं क्या करूं दोस्तों, 33 के करीब ऐड करने का सोचो। देखो आप ये कैंडल देख के देख सकते हो कि ऑलरेडी इसने आपका मंथली लो तोड़ दिया है। तो इसका मतलब एलटीटीएस ने तय कर लिया है कि मुझे करेक्शन में रहना है। ये एसआईपी करने वालों के लिए अच्छा टाइम है, कोई चिंता की बात नहीं है। पर जिन्होंने लॉट में पहले से लिए हुए थे लोअर लेवल पे, जस्ट एंड ऑफ द ट्रेंड है, 5% बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, राइट। लेंगे कब? 3333 पे लेंगे। अगली बार 7731 पे बेचने को मिल सकते 2 साल में। दोस्तों 2 साल में कैसे कह रहा हूं दोस्तों, अभी ग्लोबल हाल बुरा है। जैसे ग्लोबल इंप्रूवमेंट आएंगे, जो भी आपका ग्रोथ अफेक्टेड है ये भी नहीं रहेगा दोस्तों, ग्रोथ वापस से अच्छा हो जाएगा, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द टारगेट ऑफ 77 इन नेक्स्ट 2 years। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एलटीटीएस। दोस्तों उम्मीद है जो आज अपडेट दिए ये आपको जरूर काम लगेंगे। अलर्ट दे दूं दोस्तों, आपको डिस्क्लोजर बता दूं, टिप प्रोवाइड करना हमारा काम नहीं है। मेरा ये वीडियो का अपडेट बिल्कुल ये नहीं था कि आप इसको एक रिकमेंडेशन समझे। ये एक अपडेट था क्वार्टरली रिजल्ट का उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग रेगुलरली एनालिसिस करते हैं, राइट। सो आई होप दिस update will provide you some more insights. Thank you so much and best of luck to everybody. Dhanyawad and Jai Hind. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.